कंपनी एक्ट 2013। देखो देखो देखो, कंपनी एक्ट 2013 में हमारा जो मेन चीज़ है खाली इतनी ही है जितने भी मैंने ये लगा रखा है। चल क्या ना भाई, हाँ फीचर बताने अपने को। फीचर 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 में क्या क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन हम उतना नहीं याद करना, हमें थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, थोड़ा थोड़े से काम हो जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का मैं नोट्स दे दूँगा, उसमें से पढ़ना, इधर से नहीं पढ़ना, बहुत मुश्किल से लिख रखा है इधर, बहुत बड़ा लिख रखा है, इतना बड़ा याद भी नहीं करना। इनकॉर्पोरेशन बताता हूँ अभी। इनकॉर्पोरेशन स्पाइस फॉर्म के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, एमओए के बारे में बताऊंगा अभी, एओए के बारे में बताऊंगा, यूनिफॉर्म राइट, डिफरेंशियल राइट के बारे में, शेयर्स के बारे में, इक्विटी वाले सारे वाले, और ये सारे वाले शेयर्स, ये सारे बताऊंगा अभी पूरा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 पूरा अभी बताऊंगा। तो देखो, कंपनी का जो डायरेक्ट मीनिंग दे रखा है उतना हमें पढ़ना नहीं है। कंपनी का मतलब कि कंपनी, और कंपनी का मतलब कंपनी ही है। ऐसे देखो, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, क्या डेफिनेशन है मस्त सी। कंपनी का मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई इस एक्ट में, या फिर पिछले वाले किसी भी लॉ में, पिछले वाले किसी भी कंपनी वाले लॉ में। ये चीज़ हो गई, खाली इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, खाली याद करना है। कंपनी का मतलब कंपनी इस वाले एक्ट की, कंपनी पिछले वाले एक्ट की, ये दोनों चीज़ याद हो जाएगा, बस काम ख़त्म। अगली चीज़ है ये चीज़, फीचर से याद करना है कंपनी का। फीचर्स में क्या क्या है? अरे चल क्या नहीं रहा। फीचर्स में क्या है? पहली चीज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि मेंबर अलग, कंपनी अलग। मेंबर जो कर रहा है उसका अलग सिस्टम है, और कंपनी जो चल रही है उसका अलग सिस्टम है। दूसरी चीज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में सब ये तो बता देते हैं, चलती रहनी चाहिए। कोई बताता नहीं है लिखना कैसे। इसको लिखना खाली इतना ही होता है। इसमें मेन चीज़ यही है कि चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खाली इतना ही इसमें याद करना होता है। मेन चीज़ कि अगर मेंबर बदलते भी जा रहे हैं, जैसे पहले धीरू भाई से इधर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, फिर अभी खाली मुकेश अंबानी चला रहा, फिर उसका बेटा चलाएगा। तो मेंबर बदलते जा रहे हैं। कंपनी रिलायंस ही रह गई, रिलायंस से बदल थोड़ी गई, तो कंपनी अभी भी जिंदा है। तो इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसको याद करना है खाली डायरेक्ट ऐसे कि चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। बंदे के बदलने की वजह से कंपनी में कोई बदलाव नहीं आता। लिमिटेड लायबिलिटी हमें पता है क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा काम करता है ना, अकेला बंदा काम करता है, तो उसकी सारी लायबिलिटी होती है। दूसरा हमने देखा है कि पार्टनरशिप फर्म होता है। फर्म में क्या होता है, 1 2 3 बंदे होते हैं, इसमें भी अनलिमिटेड होती है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे इन्होंने बिज़नेस खोला, कोई भी चीज़ इनका अब नहीं बिक रहा, जैसे मतलब अब इनका ना घाटा हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो अगर इनके लॉस के लिए इनके बिज़नेस के पास उतना पैसा नहीं है ना, तो ये सारे बंदे को पैसा देना पड़ेगा कि चल भाई पैसे दे तब तो इसको देगा। ये आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा। और फिर एक तो मतलब ये होता है जिसको फर्म बोलते हैं पार्टनरशिप वाली को, और एक होता है LLP। ये हमारे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इसको, एक होती है कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है LLP, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो LLP होती है इसकी भी अनलिमिटेड, इसकी जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जैसे कि कंपनी होती है इसकी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि बंदे जो उसमें पैसा लगाए हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुने हो, शेयर मार्केट के बारे में सुने हो, उसमें लोग सब जो होते हैं ना उसमें पैसा लगाए रहते हैं। कि ये कंपनी है, इसने अपने शेयर्स निकाले और इसमें जो है बहुत सारे लोग ने अपना पैसा दे दिया। शेयर्स में, डिवेंचर वगैरह में नहीं, खाली शेयर्स में, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो चलेगा, इसमें पैसा दे दिया है ना। तो जो बंदे इस कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं चलने के लिए, तो
तो वो बंदे शेयर होल्डर होते हैं। अब उनके ऊपर कोई नहीं होगा, उन्होंने तो पैसा लगाया। अब उनके डूबेंगे तो उतने ही डूबेंगे, वो आगे पढ़ेंगे कितने डूबेंगे, क्योंकि आगे एक कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी वाला, ये 3 चीज़ जो है आगे और है, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। अभी देखो चौथी चीज़ है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कि आर्टिफिशियल बंदा है पर बंदा तो है, मतलब ह्यूमन एजेंसी की तरह काम कर सकता है लेकिन ह्यूमन नहीं है, मर नहीं सकता। स्यू कर सकते हैं, उसका नाम होता है, उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं, ये भी स्यू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अब एक चीज़ इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कॉमन सील के बारे में, कि कॉमन सील अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 2 डायरेक्टर को पकड़ो, और अगर 2 डायरेक्टर भी नहीं है, 1 डायरेक्टर को पकड़ो, 1 सीएस को पकड़ो, 1 डायरेक्टर 1 सीएस। ये कॉमन सील वाले पॉइंट में आगे अभी हम पढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह ये सब चीज़ दे रखा है, इसको इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, इसको खाली इतना ही याद करना है जितने पे मैंने टिक लगाया है कि ये भी नहीं। इट इज़ अ लॉ भी नहीं। एक तो ऊपर वाली लाइन जो ऊपर लिखी थी कि इट इज़ सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, ये वाली लाइन, और ये भी कह सकते हैं कि सीधा कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, एक ये लाइन हो गई, और उसके बाद फिर ये लिख देंगे इवन मेंबर कैन कंपनी इज़ केपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग, डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन, मतलब अपने नाम पे ही खरीद सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, किसी से स्यू हो सकती है, और ये स्यू हो सकती है, स्यू नहीं भी हो सकती है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अलग बंदा है, कंपनी के ऊपर कुछ भी आएगा तो वो अपने बंदे के ऊपर नहीं आएगा, मतलब कंपनी के ऊपर कोई स्यू करा तो वो उसके मेंबर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कंपनी अलग चल रही है, मेंबर अपना घर पे आराम से सोएंगे, बस पैसा लगाया उन्होंने, कंपनी में काम तो करा रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लिखा हुआ है, ये सब नहीं पढ़ना, फैक्ट ऑफ केस वगैरह। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर चाहे जिए चाहे मरे, कंपनी चलती रहेगी, अपने काम से चलती रहेगी। वही चीज़ लिखा हुआ है कि मेंबर में डाई और चेंज, मर जाए चाहे बदल जाए, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी वाउंड अप नहीं होगी जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से कंपनी को वाउंड अप होना पड़े। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब चलती जाएगी, तो मतलब चलती जाएगी का मतलब पर्सन चाहे मेंबर चाहे आए चाहे जाए, चलती जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि कंपनी के जो बंदे हैं उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ सकते हो आप कि ये वाला पॉइंट कि जो मेंबर होता है ना कंपनी का, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ, मतलब जैसे शेयर होल्डर है वो कंपनी के साथ, शेयर होल्डर है जो, ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, पर ये इसको स्यू नहीं कर सकता। किस वाले मैटर पे स्यू नहीं कर सकता? किस वाले मैटर पे कि मैंने तो इसको कंपनी को पैसा दिया है, मैंने इसमें शेयर्स में पैसा लगाया है, तो इस चीज़ के ऊपर ये स्यू नहीं कर सकता इसके ऊपर। लेकिन अब इधर एक क्रेडिटर आ जाए, इसने इसको पैसा दिया है, मान लो क्रेडिटर तो बहुत सारे तरीके से है ना, क्रेडिटर मतलब जिसको कंपनी को पैसा देना है, कंपनी उसको पैसा देगी, है ना, तो इसने इसको पहले पैसा दिया होगा, ये सामान दिया होगा, उसके बदले कंपनी अब पैसा देगी। तो इस वाले केस में क्या होगा ना, ये स्यू कर सकता है। डेट वाले केस, डेट मतलब क्रेडिटर जो देता है उसको तो डेट कहा जाता है ना, तो ये जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर स्यू कर सकता है पैसे के लिए, लेकिन शेयर होल्डर स्यू नहीं कर सकता है पैसे के लिए। बस इतना ही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हो कि इवन फॉर द डेट ऑफ कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। एमसीक्यू में आ सकता, एमसीक्यू तो आता ही नहीं, छोड़ो। और इधर से और कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन उतना काम का नहीं। ये देखो, ये कॉमन सील वाला पॉइंट मैं बोल रहा था। कॉमन सील में यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी की कॉमन सील होती है जिसकी वजह से सिंबल होता है इनकॉर्पोरेशन का कि हमारी कंपनी बन गई है। कोई भी चीज़ सिग्नेचर की तरह काम आती है। इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील जो होता है ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। कौन करता है? ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हर डॉक्यूमेंट पे लगाता है। ये वाला चीज़ मेन है खाली कि कंपनी के केस में जिसके पास कॉमन सील नहीं है उस केस में क्या होगा कि जो ऑथराइजेशन दिया जाएगा ना वो 2 डायरेक्टर देंगे, या तो क्या देंगे, क्या तो 2 डायरेक्टर
और 1 डायरेक्टर एंड 1 CS बोले तो कंपनी सेक्रेटरी। कब? जब कॉमन सील नहीं है, ये कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या एक इनसे साइन करा लो, साइन कर दो भाई, साइन कर देंगे जिस पेपर पे उसको कॉमन सील मान लेंगे। कॉर्पोरेट वाला वेल वाला कैसे पढ़ेंगे? कॉर्पोरेट वाला वेल वाला यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसमें से पढ़ाता हूँ मैं कि कॉर्पोरेट वेल जो होता है उसका मतलब है कि कंपनी और शेयर होल्डर जो हैं वो डिफरेंट है दोनों बंदे कि जो एक वही चीज़ है कि सेपरेट लीगल एंटिटी को ही कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये पर्दा है और ये बंदा है, मेंबर है इसका, है ना। अब कोई भी चीज़ क्रेडिटर आएगा तो वो कंपनी को देखेगा, लेकिन वो इस बंदे को नहीं देख पाएगा कि इसने पैसा लगाया है। देख भी लेगा तो क्या कर लेगा, हम नहीं जानते इसको, वो कंपनी से पैसे लेगा ना कि इस बंदे से, क्योंकि बीच में पर्दा है। ये पर्दा लेकिन कौन उठा सकता है? पर्दा उठा सकता है अपना CG भाई साहब। CG बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। CG जो है ये पर्दा उठवा सकता है। कब 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 कब? जब बाहर वाले से, मतलब देखो उठ तो सकता है पर ये जो है एक रेयर काम है। और इसका ऊपर ना जो इसके ऊपर पूरे जो 4-5 पॉइंट दे रखे कब कब जो है ये हो सकता है। जब 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 आप अगर ट्रेड कर रहे हो एनिमी के साथ, ट्रेड कर रहे हो, मतलब जैसे आप कोई सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो जो है एनिमी है। एनिमी बोले तो जैसे अभी वो वाली लड़ाई चल रही थी रशिया और यूक्रेन में, तो उसमें क्या था, ये इनको सप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अगर कोई सी भी कंपनी इधर होती जो इसको जो है सामान भेजती थी, मान लो वो भेजती थी यहाँ छोले भटूरे बनाने के लिए मैदा भेजती थी, तो ये छोले भटूरे बना के भेजते थे रसिया में, है ना। तो अब ये छोले भटूरे के लिए मैदा नहीं भेज पाएंगे, तो ये इधर बना भी नहीं पाएंगे। और अगर भेजेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, देख लेगी कंपनी उठा के कि कौन बंदा भेज रहा है, ये पर्दा उठाएगी, देखिए ओ ये तो एनिमी है, तो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देंगे। इस टाइम पे देख सकते हैं एनिमी, जब एनिमी वाला सीन हो। और कब देख सकते हैं? दूसरा चीज़, अगर पता चले कि वो सामने वाला बंदा जो है ना वो टैक्स एविजन कर रहा है। देखो पहली चीज़ डिटरमाइन करने के लिए कि जो कैरेक्टर है कंपनी का वो ठीक है, मतलब कैरेक्टर लेस तो नहीं है ना कंपनी। जो कंपनी की एनिमी है या फ्रेंड है, ये ऐसे करके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे। तो एक मिनट। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये कि अगर कॉर्पोरेट वेल जो होता है ना, कॉर्पोरेट वेल मतलब कंपनी का पर्दा जो उठ जाता है जब कंपनी कुछ गलत काम करती है। तो जैसे कि अगर एनिमी के साथ ट्रेडिंग करे तब, अब देखो कैरेक्टर जानने के लिए होता है कि कंपनी कैरेक्टर वाली है कि कैरेक्टर लेस है। अगर कैरेक्टर वाली है तो फ्रेंड्स के साथ कर रही होगी तो वो भी पता चल जाएगा। अगर कंपनी कैरेक्टर लेस है तो कंपनी एनिमी के साथ कर रही है अगर, तो वो भी पता चल जाएगा। इसके वजह से उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो डायरेक्ट ये वाले पॉइंट लिखने हैं, ये वाला जो टू डिटरमाइन, और इसके बाद 1-2 लाइन लिखनी है, जैसे कि क्या बोलते हैं, इन लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग द टेस्ट कंट्रोल इज अडॉप्टेड, ये सब चीज़ नहीं लिखना। खाली ये वाला पॉइंट तो वैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना के लिख देना, जिससे खाली पता चल जाए कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर वेदर द कंपनी इज़ एनिमी और फ्रेंड, ऐसे करके। और दूसरा चीज़ है, अगर कंपनी जो है इवेड कर रही है टैक्स को, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी कर रही है। टैक्स की चोरी करने के लिए अगर उसने कुछ करा है तो उसके शेयर होल्डर को ही पकड़ लेंगे कि भाई तू ही होगा इसका मेन कहानी, तेरे को ही पकड़ लेंगे। ये शेयर होल्डर है, इसको पकड़ लेंगे। अगर रेवेन्यू टैक्स के चक्कर में अगर इवेजन का कोई ऐसा केस होगा तो उसमें इन सब चीज़ को अपनी मर्ज़ी से ही बना के लिखना पड़ेगा। इन सब में ऐसा कुछ
याद करने वाला भी नहीं है। अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को अगर बचाने के लिए, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए अगर हमने ये कॉरपोरेट वेल का सहारा लिया है तो भी क्या कहते हैं, शेयर होल्डर को पकड़ा जाएगा। मतलब इस कॉरपोरेट वेल का डायरेक्ट मतलब है ना कि कंपनी को नहीं पकड़ेंगे हम, तो पकड़ेंगे शेयर होल्डर को, कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, शेयर होल्डर को पकड़ेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है। अब फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी बना दी हमने कि ये रही हम हमारी कंपनी, हमने नीचे एक सब्सिडरी बना दी कि हम इसको दिखा रहे हैं कि हम तो इसी को सामान बेच रहे हैं, हम इससे पैसे ले रहे हैं, जबकि वो हमारा ही पैसा हम साइड से इधर दे रहे हैं। तो ये हम एजेंट की तरह इससे काम करा रहे हैं, ज़बरदस्ती खाली फ्रॉड करने के लिए हमने किसी कंपनी को बना लिया, मतलब हम सहायता ले रहे हैं किसी अपने किसी उसकी शेयर होल्डर की, ताकि हम फ्रॉड कर लें वो सब चीज़। तो इसको खाली यहाँ से ये पॉइंट्स खाली याद रखने हैं, अंदर का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो जनरल बातें लिखी हुई है। क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर दिस एक्ट, अब देखो ये थोड़ी सही चीज़ है। देखो इसमें ना दो चीज़ है, एक है क्लासेस ऑफ कंपनी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ, एक होती हाँ ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, पहली क्या चीज़ है, एक लाइबिलिटी वाला है और एक है नंबर ऑफ मेंबर, एक है नंबर ऑफ मेंबर के लिए। नंबर ऑफ मेंबर में वही तीन चीज़ें हैं, एक 1 पर्सन, एक प्राइवेट, और जैसे डोरमेंट वगैरह, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी के बेसिस पे तो देखो तीन है हमारे पास, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है ना, उसके मेंबर को ना कुछ नहीं करना पड़ता। उसके मेंबर का ये होता है कि उसने, देखो जैसे एक चीज़ ये हमने पढ़ रखी है कि कभी क्या हमने पढ़ा है कि कॉल्ड अप होता है, एक कॉल्ड अप शेयर्स का कॉल्ड अप होता है, एक होता है पेड अप, है ना, ऐसे करके होता है, एक होता है इशूड, इसमें से ही सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद एक कॉल्ड अप होता है, एक पेड अप होता है। जैसे हमने मंगवाया, इसका मतलब होता है मंगवाया, हमने 10 मंगाया, उसमें से 8 पेड अप है, तो ये अलग केस हो गया कि 2 नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर होता है, कॉल्स इन एरियर। पर कभी कभी क्या करती है कि कॉल ही करती है 8, कि हम 8 ही मंगा रहे हैं, और बंदा 8 दे देता है, और उसने 8 दे दिए और उससे अभी 2 नहीं मंगाया, ये हम रखे रहते हैं रिज़र्व कैपिटल में, कि जब कंपनी के ऊपर कोई शंका पड़ जाएगी तो इसमें से हम बोलेंगे कि चल भाई ला पैसे दे दे। तो इसका मतलब क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि शेयर्स का जितना दाम है, शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू है, जितनी शेयर्स की फेस वैल्यू है उतने तक उनसे पैसा हम मंगवा सकते हैं। अगर जैसे उसने 10 दे दिए, 10 फेस वैल्यू है, तो अगर हम उसने 8 दे दिए तो 2 और मंगा सकते हैं। उसने अगर 10 फेस वैल्यू है, उसने 10 के 10 दे दिए तो हम एक भी नहीं मंगा सकते, अब उसकी सारी लायबिलिटी ख़त्म उस टाइम पे। तो ऐसे करके सीन है, ठीक है। अब अगली चीज़ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली चीज़, ये आगे सेकंड चीज़ कि कंपनी अगर गारंटी के बेस पे, तो इसके ना देखो डिफाइन एज द कंपनी हैविंग लायबिलिटी मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम सच मेमोरेंडम देखो वहाँ से नहीं पढ़ना, खाली इतना पढ़ना। लायबिलिटी जो होती है ना मेंबर की गारंटी कंपनी में, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन गारंटी कंपनी इज़ लिमिटेड टू स्टिपुलेटेड सम, जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम में लिखा है। मेंबर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं है, बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम। और स्टिपुलेटेड सम का मतलब क्या, स्टिपुलेटेड सम मतलब एक सम उसमें बता दिया है कि इतने तक ही पे करना है, इतने की गारंटी मैंने ले ली तो इतना ही पैसा पे करूँगा, इसका मतलब है।
अगली चीज़ अनलिमिटेड कंपनी। इसके तो नाम में लिखा है अनलिमिटेड, इसका कोई शेयर होल्डर लिमिटेड में नहीं होता, सबको सारे अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो सारे पैसे जो हैं वो उनसे भी ले सकते हैं सेवरली का मतलब अलग अलग। कि अगर ये शेयर होल्डर ए है, शेयर होल्डर बी, तो अगर कंपनी के ऊपर लॉस आ गया और कंपनी हो गई बंद होने की कगार पे, तो सबसे पहले तो दिया जाता है जो डेट वाले बंदे होते हैं। डेट में कौन कौन होता है? हमारा क्रेडिटर होता है, हमारा डिबेंचर होल्डर होता है, इन सबको सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं। अगर इनको पैसे देने में कमी आ रही है तो इनसे बोलेंगे चल भाई पैसा दे। अगर नहीं देंगे तो ये जो है इनके ऊपर केस भी कर सकता है। खाली शेयर होल्डर बी पे भी कर सकता है, शेयर होल्डर ए पे भी कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है अलग अलग, कि तू ही मेरे को सारे पैसे दे, ऐसे करके केस है इसमें। यहाँ पे ये चार्ट बना रखा है इसका कि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या क्या होता है। कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी ऑफ मेंबर पे। लाइबिलिटी सीज होती है जब मेंबर ही सीज हो जाता है, मतलब जब तक वो मेंबर है तब तक तो वो लाइबिलिटी है उसकी, पर जैसे ही वो मेंबर से हट गया उसकी लाइबिलिटी ख़त्म। लाइबिलिटी इज़ नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज़ नॉट वाउंड अप। देखो लाइबिलिटी जो है ना, देखो ये इम्पोर्टेंट है, लाइबिलिटी कब तक अनलिमिटेड नहीं है। देखो जैसा मैंने बताया कंपनी लॉस में चली गई, तो अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है ना, कंपनी अगर वाउंड अप हो रही है उसी टाइम पे खाली अनलिमिटेड होता है। ऐसे नहीं होता किसी भी टाइम कि ऐसे कोई भी बंदा आया, ऐसे बाहर से क्रेडिटर आया और उसने सामान बेचा था, अब वो आते बोल रहे शेयर होल्डर ए को कि चल भाई मेरे पैसे ला, नहीं देगा तो मैं केस कर दूँगा। इस टाइम पे नहीं। अब कंपनी जब डूब चुकी है, कंपनी डूब गई, कंपनी जब डूब गई उस टाइम पे जब वाउंड अप हो रहा है ना, उसका वाइंडिंग अप हो रहा है, उस टाइम पे खाली क्रेडिटर इसको पकड़ सकता है, इसको पकड़ेगा और बोलेगा चल भाई जेल चल, बाकी और किसी केस में नहीं कर सकता। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटी जो है हर मेंबर की वो एक्सटेंड होती है अमाउंट ऑफ कंपनी के डेट और लाइबिलिटी। जितनी कंपनी की डेट और लाइबिलिटी है खाली उतने तक ही पे करने के लिए है। अब कंपनी बोलेगी देखो भाई 10,000 तो इस वाले उसको देने हैं क्रेडिटर को, 10,000 इस वाले क्रेडिटर को देने हैं, 10 वाले इस वाले डेट होल्डर इसको देने हैं, 10,000। तो भाई तू एक काम कर, मेरे को 30,000 दे दे, थोड़े खर्चे मेरे भी हैं तो उसको भी देख लूँगा। तो ये वाला केस नहीं चलेगा। जितनी उसकी लाइबिलिटी है कंपनी की खाली उतने ही देने के लिए लाइबल है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको। लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूट अगर उसका मर्जी है, हाउएवर मतलब अगर उसकी मर्जी है तो वो कंट्रीब्यूशन दूसरे मेंबर से ले सकता है। कि जैसे अगर उसने पहले 10,000 दे दिए, अब वो बोल रहा है कि भाई इतने तो मेरे को नहीं देने चाहिए, तो 5,000 वो दूसरे से ले सकता है अगर चाहे तो। अगर नहीं उसको देगा ही नहीं तो क्या करेगा। दूसरा चीज़ है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कि 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा कितने बंदे। तो उसमें सबसे पहला केस है हमारे पास 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी बोले तो 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि एक ही बंदा होता है, उसमें एक ही बंदा सब कुछ है। उसमें नॉमिनी रखते हैं वैसे इससे पहले मेरे को वही बताना चाहिए, पर फिर भी पहले यही पूछ लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी, हाँ कहाँ चला गया। वन सेकेंड, हाँ ये रहा, मिल गया। 1 पर्सन कंपनी। इसको मैं कैसे बताऊँ, हाँ यहाँ बताता हूँ 1 पर्सन कंपनी के बारे में। 1 पर्सन कंपनी के बारे में 1 पर्सन कंपनी का मतलब एक मेंबर रहता है उसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम, उसके अंदर एक मेंबर रहता है। इसमें एक नॉमिनी रहता है, नॉमिनी। ये हम एमओए में वैसे पढ़ेंगे, एमओए के जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आता ही है नॉमिनी वाला चीज़। लेकिन नॉमिनी वाला इसमें देखो क्या सिस्टम है कि
हमें सबसे पहले नॉमिनी से लेना पड़ता है प्रायर कंसेंट। प्रायर कंसेंट बोले तो कि तू मेरा नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं। अगर उसने कंसेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वैसे हम उसी से लेंगे ना जो हमें कंसेंट दे देगा। तो फिर हमने उससे पहले कंसेंट लेना है, उसको फिर आरओसी के साथ फाइल कर देना है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल कर देना है। जिस टाइम हम एमओए और एओए देते हैं, एमओए और एओए हम देते हैं जिस टाइम हम इनकॉर्पोरेशन कराने जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन कराते टाइम हम स्पाइस फॉर्म देते हैं। स्पाइस फॉर्म के साथ साथ हम कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देते हैं। उस एडिशनल डॉक्यूमेंट में हमारा एमओए और एओए आता है। उसके साथ ही हमें अगर 1% कंपनी होती है तो हमें ये प्रायर कंसेंट को भी चिपका के देना पड़ता है। अब ये कंसेंट जो है ना, ये जो इसने कंसेंट दी है, इसको ये नॉमिनी जो है कभी भी बोल सकता है चल भाई मैं वापस ले रहा हूँ, बिना बोले कि चल भाई मैं सारी चीज़ वापस ले रहा हूँ। तो जब ये ऐसा करेगा तो ये मेंबर को बताएगा, जो ये मेंबर होगा। मेंबर डायरेक्टर को बताएगा जो कि वो खुद ही है। फिर वो अपनी कंपनी को बताएगा, वो जो कि वो खुद ही है। फिर वो अपनी उसको निकाल देगा। फिर उसको दूसरा नॉमिनी चाहिए होगा, दूसरा नॉमिनी ले लेगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये अपनी मर्ज़ी से कभी भी विड्रॉ कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से कभी भी विड्रॉ कर सकता है। वैसे ही ये जो मेंबर है ये इसको कभी भी लात मार सकता है कि चल भाई निकल जा। सेम टू सेम जैसा ये करेगा वैसे ये भरेगा नॉमिनी। ये अगर अपनी मर्ज़ी से निकल सकता है तो इसको निकाला भी जा सकता है। ये चीज़ याद रखना है। अब अगली चीज़। लेकिन देखो हम जब एमओए पढ़ते हैं तो एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है और नेम क्लॉज होता है, डोमिसाइल क्लॉज होता है। तो एक नॉमिनी क्लॉज होता है। इसमें नॉमिनी चेंज तो होता है, इस वाले में 1% कंपनी में नॉमिनी चेंज होता है, पर इसमें एक्सेप्शन दे दिया कि इसको हम नॉट चेंज इन एमओए कहते हैं। मतलब कि ये चेंज नहीं है एमओए में, एमओए चेंज नहीं होगा इसकी वजह से। तो मतलब आरओसी को ये वाली चीज़ हमें फाइल तो करनी पड़ेगी, पर ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये एमओए में चेंज है। ठीक है। अब कौन बंदा आखिर बन सकता है, कौन बंदा आखिर वो बन सकता है, क्या बन सकता है? या तो मेंबर या तो नॉमिनी। मेंबर और नॉमिनी कौन बन सकता है? पहले था कोई और सिस्टम। पहले ये सिस्टम था कि वो बंदा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 120 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, तभी मेंबर बन पाएगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट बात है कि वो बंदा खाली होना चाहिए एक नेचुरल पर्सन होगा, काम चल जाएगा। और साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन का मतलब और रेजिडेंट का मतलब अलग अलग होता है। सिटीजन का मतलब होता है जो रह रहा है, और रेजिडेंट का मतलब होता है जो 120 दिन से ज़्यादा रह लेता है। रेजिडेंट स्टेटस जो होता है वो चेंज हो सकता है कभी भी। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना वो चेंज होता है। जैसे अक्षय कुमार अभी रेजिडेंट नहीं था इंडिया का। अक्षय कुमार जो था वो कनाडा का रेजिडेंट था, पर अभी वो इंडिया का रेजिडेंट हो गया। जैसे हम किसी और देश में जा रहे तो वहाँ के रूल लगते हैं, पर इंडिया का रूल ये है कि अगर 120 दिन से ज़्यादा रहता है कोई, 120 दिन से ज़्यादा अगर कोई रहता है तो उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। ये सिस्टम है। पर अब ये वाला रूल ही हट गया। अब खाली वो होना चाहिए इंडिया का सिटीजन का मतलब होता है कि 1947 से पहले, मतलब जो डिवाइड हुआ था हमारे देश में, उस टाइम पे क्या उसके घर का कोई यहाँ था, मतलब कोई पूर्वज में, तो उसको सिटीजन बोलते हैं। वैसे सिटीजनशिप ली भी जाती है, जैसे आधार कार्ड बन गया तो सिटीजन हो गए, ऐसा भी होता है। अब इस अगली चीज़ क्या है कि एक मस्त चीज़ है इसमें, एक मस्त चीज़ है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। पेज कैसे ऐड होता है इसमें,
यहाँ से ही कर देता हूँ और क्या, या फिर इसी वाले पेज को ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ चले गया, यही है। कौन से पे था, कौन से पे था, यहाँ पे देखो, बताता हूँ। जैसे अब कोई मेंबर है, अब कोई मेंबर है, अब कोई मेंबर है, ये जैसे कि इसने ये वाली ओपीसी बोले तो 1% कंपनी खोल रखी है ना, मतलब ये इसमें मेंबर है, ये मेंबर इसके अंदर इसकी ओपीसी है ना, ये है ये बंदा, ठीक है, इसकी ये ओपीसी है, और यही बंदा दूसरी किसी ओपीसी में नॉमिनी है, इस वाले में मेंबर है, इस वाले में नॉमिनी है ना। तो अब मान लो कि ये क्या हो गई, अब ये बंद हो गई। अब किसी कारण से क्या हो गया कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली नहीं, देखो एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ। जब कोई सी ओपीसी बंद होती है, देखो नॉमिनी हम क्यों बनाते हैं, जैसे बैंक में हम नॉमिनी इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हम मर जाएं या कुछ हो जाए तो उसमें क्या होगा ना, हमारे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। और ऐसे ही ओपीसी में जैसे अगर ये इसको कुछ हो जाए है ना, मेंबर को, तो इसका जो नॉमिनी होगा ना, उसको जो है वो सारा जो है कम कारोबार इसके ऊपर चल जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे, अब मान लो ये यहाँ पे नॉमिनी है और इसका जो मालिक है, मतलब बोले तो मेंबर, मतलब इसने जो इसको मेंबर जो है, इसका जो मेंबर होगा इस वाली ओपीसी का जो मेंबर है, ये हो जाता है, ये बादलों में फना हो जाता है, मतलब आईजी सर की भाषा में, मतलब मर जाता है। तो इसका नॉमिनी को यहाँ पे जाना पड़ेगा। पर एक और ये यहाँ पे वो है कि ये जो मेंबर है, ये तो यहाँ पे, ये जो बंदा है ये तो यहाँ पे मेंबर है, तो ये दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि एक जो बंदा है ना, वो एक ही जगह ओपीसी में मेंबर बन सकता है, दूसरी जगह नहीं बन सकता, ये बात है इसमें। और एक ही जगह नॉमिनी भी बन सकता है, दूसरी जगह नॉमिनी भी नहीं बन सकता। जैसे ये यहाँ पे अगर मेंबर है तो दूसरी जगह नॉमिनी तो बन सकता है, पर दूसरी जगह मेंबर नहीं बन सकता। अगर यहाँ मेंबर है तो यहाँ पे दूसरी जगह मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी बन सकता है, ऐसा करके सिस्टम है। तो अगर ये ख़त्म हो गया, ये बंदा ख़त्म है ना, ये मेंबर अब नहीं है, ये मेंबर अब है ही नहीं, जिंदा नहीं है, तो अब इस नॉमिनी को बनना पड़ेगा। पर ये तो यहाँ पे मेंबर है, तो अब इसके ऊपर दुविधा आ गई, धर्म संकट आ गया कि अब मैं क्या करूँ, है ना, इस नॉमिनी को, और मतलब इसी बंदे को, इस वाले बंदे को, टकलू राम को। तो अब इसके ऊपर तो इसको क्या है ना, इसको 180 दिन देंगे हम, इसको एक्ट ने बोला है कि इसको दे देना 180 दिन, और 180 दिन में ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि मेरे को इसका नॉमिनी का कंपनी को संभालना है या फिर अपनी ही 1% कंपनी को संभालना है। ये मतलब मुद्दा है यहाँ पे। खाली इसको क्या दिए जाएंगे, 180 दिन, इस 180 दिन को याद करना है खाली। दूसरी चीज़ क्या कि माइनर, जैसा कि हमने एक बार पढ़ा था कि जो फर्म होती है या पार्टनरशिप जो होती है जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, बेनिफिशियरी बना देते हैं कि चल भाई तू बेनिफिशियरी बन जा, तू पैसे तो देगा नहीं, तेरे को खाली हम पैसे देंगे, जितना भी शेयर होगा तेरा उतने का हम दे देंगे। पर इसमें क्या है ना कि कोई माइनर मेंबर ही नहीं बन सकता, ना नॉमिनी बन सकता, ना मेंबर बन सकता। मेंबर तो वैसे भी नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता, और ना ही वो बेनिफिशियरी भी नहीं बन सकता, बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, वो बन ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। और अगली चीज़ जो ओपीसी होती है, देखो एक चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि कोई सी भी कंपनी में चेंज हो सकती है, वैसे कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड बन जाए, अनलिस्टेड है लिस्टेड बन जाए, प्राइवेट को पब्लिक बनना है पब्लिक बन जाए, पब्लिक को प्राइवेट बनना है प्राइवेट बन जाए, सेक्शन 8 को ये बनना है वो बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। तो ओपीसी में भी यही सब सिस्टम है। ओपीसी देखो कुछ भी बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, किस किस में, सब चीज़ में हो सकती है। प्राइवेट भी बन सकती है, पब्लिक भी बन सकती है,
लेकिन 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 क्या नहीं बन सकती, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है जो चैरिटेबल एक्टिविटी वाली कंपनी होती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी होती है, वो नहीं बन सकती है, बाकी सब बन सकती है। तो 1% कंपनी में तो इतनी सी चीज़ है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ रेजिडेंट हु इज़ स्टेड इन इंडिया नॉट लेस देन ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शॉल बी एलिजिबल टू। ये अभी तक यहाँ लिखा है, पर ये चीज़ चेंज हो गई है, अब नहीं है ये वाला सिस्टम। ये पहले वाला पेस्ट कर रखा है ना, कॉपी पेस्ट, इसलिए दिख रहा है। अभी देखते हैं आगे कोई सा चेंज लिखा हुआ है। ये देखो, अभी जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ है। ओनली 1% एज अ मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, इस वाले पॉइंट को याद मत करना क्योंकि कुछ ये काम का भी नहीं है, इसका ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी जो होता है उसके अंदर नाम होता है पर्सन का जो सब्सक्राइबर की डेथ पे इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मेंबर बन जाता है। सब्सक्राइबर की डेथ पे इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब अब ये बुढ़ा हो गया मान लो, तो ये अब जा नहीं पा रहा कॉन्ट्रैक्ट करने तब भी, या फिर ये मर ही गया, तो इस केस में क्या होगा ना कि नॉमिनी बनाते हैं हम। देखो इधर डायरेक्ट नॉमिनी नहीं लिखा क्योंकि ये नॉमिनी क्लॉज के अंदर आता ही नहीं है, इसलिए एमओए जो है, एमओए के अंदर एक नॉमिनी क्लॉज होता है, उसमें ये वाली चीज़ है ही नहीं कि ये 1% कंपनी के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉमिनी वर्ड ही नहीं लिखा कि नॉमिनी बनाया हमने। तो यहाँ देखो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी जो है उसके अंदर एक नाम होता है एक पर्सन का जो मेंबर नहीं होता, अदर पर्सन देन मेंबर, जो कि सब्सक्राइबर की डेथ पे, सब्सक्राइबर बोले तो ये मेंबर, इसकी डेथ पे या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे मेंबर बन जाता है। और जो बनता है उसके बारे में प्रायर रिटर्न कंसेंट उसको देनी पड़ती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और वो चीज़ फाइल कर देते हैं रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार के साथ फाइल करते हैं, और किसके साथ देते हैं, मेमोरेंडम के साथ देते हैं और आर्टिकल के साथ देते हैं। सच अदर पर्सन जो है उसके पास राइट है कि वो अपने कंसेंट को वापस ले ले कभी भी। ऐसे ही मेंबर ऑफ ओपीसी के पास भी राइट है कि उस बंदे का नाम जब मर्जी चेंज कर दे, लेकिन बस उसको नोटिस देना पड़ेगा कि नोटिस ले ले भाई कंपनी कि मैं जो है इसका नाम चेंज कर रहा हूँ और तू रजिस्ट्रार को बता दियो। कोई भी चेंज होगा अगर नाम ऑफ पर्सन में तो वो अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी, ये वैसे चेंज हो गई पिछले साल चेंज हो गई है। ये वाला पॉइंट वैसे आएगा नहीं क्योंकि ये अभी हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया ना, इसलिए वाला आएगा नहीं, तो ये वाला आप भी मत लिखना, बाकी सारे पॉइंट लिखना। अगर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना ये वाला पॉइंट। अगर क्वेश्चन आएगा वैसे आएगा नहीं, इस पॉइंट पे ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ओपीसी पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है एक जगह से ज़्यादा पे नॉमिनी बनने में, एक किसी कंपनी में माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता, ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट ले सकता है। सच कंपनी कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, बाकी और किसी में भी बन सकता है। कंपनी कैरी आउट नहीं कर सकती क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली एक्टिविटी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे ये अब एक होता है हमारे पास बजाज फाइनेंस हमारी क्या है, एनबीएफसी है, क्योंकि ये क्या करता है फाइनेंस रिलेटेड जो है सर्विसेज देती हैं। बजाज फाइनेंस क्या कराती है ना कि फ़ोन अगर किस्त पे लेते हैं तो उसके ऊपर ये बजाज फाइनेंस कंपनी देती है, तो इसमें ये एनबीएफसी है। ऐसी कंपनी ओपीसी नहीं होती, और ना ये ओपीसी इसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो वाली कंपनी हो गई है एनबीएफसी, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब भार होता है। ये तो इंटर के भी सिलेबस में नहीं है वैसे, तो इसको उतना याद नहीं करना। अगली चीज़ प्राइवेट कंपनी का सिंपल 4 पॉइंट याद करने हैं कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। इसके अंदर कितने, देखो प्राइवेट कंपनी हो गया एक बड़ा डब्बा, इसके अंदर एक छोटा डब्बा आता है ओपीसी जो होता है प्राइवेट कंपनी ही होती है। इसके लास्ट में भी प्राइवेट कंपनी लिखा रहता है कि 1% कंपनी, और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसे करके ही लिखा रहता है कि जैसे और ऐसे मतलब जैसे समझो 1 2 3 का 1 2 का 4 प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा और लास्ट में लिखा रहेगा ओपीसी, तो ये 1% कंपनी हो गई।
अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना कि इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट ऑफ मेंबर जो है 200 नहीं है, वो कोई और है, लेकिन बाकी सब केसेस में 2 से ज़्यादा होने चाहिए और 200 तक हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, आप इसको डायरेक्ट सीधा सीधा लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिखोगे रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर। दूसरा पॉइंट लिख देना, मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट कि 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर होते हैं वो लिख देना। 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर होता है मैक्सिमम मिनिमम। तीसरा पॉइंट लिख देंगे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम कितना बंदा होता है, मैक्सिमम 200 मिनिमम 2। लास्ट एक चीज़ और लिख देंगे कि लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के लास्ट में लगाना ज़रूरी है। मस्ट यूज़ प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम, मस्ट यूज़ ऐसे करके लिखेंगे। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिख देंगे। बस इतना ही है। और इसमें एक पॉइंट और है कि आखिर हम इसको जोड़ेंगे कैसे, कि मेंबर कौन है और मेंबर कौन नहीं है। हाँ, तो पहला पॉइंट है कि मेंबर कौन है कौन नहीं है। जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन, आर ट्रीटेड एज वन, ऐसे करके लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉयज़ आर नॉट ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स। एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ सच प्राइवेट कंपनी, सच बोले तो यही वाली प्राइवेट कंपनी इसकी हम ये बातें लिख रहे हैं। सच प्राइवेट कंपनी कैन नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट काउंटेड ऐसे लिख देंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एक्स एम्प्लॉयज़ हु हेल्ड शेयर्स फ्रॉम when they are employees, जब से वो एम्प्लॉय हैं तब से नॉट काउंटेड, इनको भी नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक्स एम्प्लॉय को नहीं काउंट करेंगे, पर किसको काउंट करेंगे, हाउएवर एक्स एम्प्लॉय हु हेल्ड शेयर्स आफ्टर लीविंग कंपनी आर काउंटेड, ऐसे करके लिख देंगे हम। सारे पॉइंट हो गए हमारे। बस इतनी पॉइंट थे प्राइवेट कंपनी में, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। और अगली चीज़ हमें क्या पढ़नी है, अगली चीज़ हमें क्या पढ़नी है, पब्लिक कंपनी नहीं पढ़नी। ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसी चीज़ में से छाँट के कि कैसे कैसे होंगे ये वाली चीज़ वो वाली चीज़। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, ओह ये क्या हो गया, तो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, ये वाला पॉइंट भी है एक। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक, मतलब ये यही वाली बात हो गई, ये वाली रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। मतलब एक तो चीज़ हो गई ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, एक तो चीज़ हो गई कि हम ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और एक चीज़ हो गया कि हम इनविटेशन ही नहीं दे सकते। जैसे हमने वो पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस देते हैं कंपनी वाले, फिर उसके ऊपर बंदे क्या कहते हैं अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, तो वो इनविटेशन हो गया। इनविटेशन ही नहीं भेज सकते हम, कि इनवाइट ही नहीं कर सकते, कुछ भी करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, ये याद करने वाले पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें हम अगर इसमें से याद करेंगे तो एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, जितना जितना लिखा है उतना इतना करना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसमें जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है कि एक्स एम्प्लॉय हु हेल्ड शेयर आफ्टर लिविंग कंपनी आर काउंटेड, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा हूँ, मैं पढ़ के नहीं लिखा। ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं अपने। अब स्मॉल कंपनी जो है मैंने
लिख रखा है। स्मॉल कंपनी का कैसे याद करना है आपको? सबसे पहले तो लिखना है स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी, उसके बाद 2 डॉट, पहला पॉइंट विच, क्या हो गया, पेंसिल नहीं चलती मेरी, विच हैव पेड अप शेयर कैपिटल, विच हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, ऐसे करके एक पॉइंट है। कैसा था पॉइंट भूल गया मैं तो, पर इजी तरीके से लिख रखा था। विच हैव पेड अप शेयर कैपिटल, तो मिट गया। नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और सच हायर अमाउंट, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे अभी बताता हूँ। स्मॉल कंपनी इज which have, small company is a company which have paid up, क्या हो रहा है, paid up share capital of such company not exceed 50 lakh और such higher amount as may be prescribed. Now prescribed 4 crore such higher amount as may be prescribed, not more than 10 करोड़, ऐसे करके लिखना है। और यही सेम लाइन नीचे चेप देनी है। पेड अप शेयर कैपिटल की जगह लिख देंगे टर्नओवर ऑफ सच कंपनी नॉट एक्सीड 2 करोड़ और हायर ऑफ सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। नाउ प्रेस्क्राइब 40 करोड़, 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ये टर्नओवर, ये पेड अप शेयर कैपिटल। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 4 करोड़ से ऊपर गया तो ये बड़ी कंपनी हो गई, और ये 40 करोड़ से और आएगा बीच में। दोनों चीज़ पूरी नहीं करनी, दोनों चीज़ पूरी करनी है कि एक चीज़ पूरी करनी है? रुको मैं देखता हूँ, बताता हूँ। एंड मतलब दोनों चीज़ें पूरी करनी है कि 4 करोड़ से कम उसका वो भी होना चाहिए। क्या कि 4 करोड़ से कम उसका वो भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम और 40 करोड़ से कम उसका क्या होना चाहिए? टर्नओवर। ये दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी तो ये स्मॉल कंपनी बन जाएगी। और इसमें तो कुछ भी ज़्यादा हुआ तो फिर वो बड़ी कंपनी हो जाएगी। दोनों चीज़ कम होगा तो स्मॉल कंपनी, कुछ भी ज़्यादा होगा तो वो बड़ी कंपनी। इसका एक्सेप्शन दे रखा है कि जो हमने ऊपर पढ़ा 4 करोड़ 40 करोड़, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे नहीं लगेगा, सेक्शन 8 वाली कंपनी पे नहीं लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से चलता है, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एरडा, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब बैंकिंग कंपनी, इन सब पे नहीं लगेगा।
अब स्मॉल कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं डायरेक्ट, वैसे तो 50 लाख 2 करोड़ ये सब लिख रखा है। अगली चीज़ प्राइवेट पब्लिक कंपनी हमने अभी तक होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट नहीं पढ़ा, इसके बाद वही पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बस इतना ही है, और जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब, लेकिन कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, इसलिए इस वाले पॉइंट को काट देंगे, खाली ये वाली चीज़। विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी, अभी ये सब्सिडरी वाला पढ़ाऊँगा ना, उसके बाद ये वाला पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट सब्सिडरी वाला पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट करने में सही लगेगा। वैसे बता देता हूँ, छोड़ो, पता ही है वैसे आपको सब्सिडरी क्या होता है। तो अगर कोई आपके पास एक पब्लिक कंपनी है, नहीं, जैसे ये हो गई हमारी पब्लिक कंपनी का नाम है SR लिमिटेड। देखो इसके लास्ट में प्राइवेट नहीं लगा, इसके लास्ट में खाली लिमिटेड लगा। ये पब्लिक कंपनी है, इसने किसी भी RS प्राइवेट लिमिटेड को अपना सब्सिडरी बनाया, इसकी ये सब्सिडरी है, और R प्राइवेट लिमिटेड ये इसकी सब्सिडरी है, J प्राइवेट लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है ना। तो अगर ये तीनों सब्सिडरी है, वैसे तो ये प्राइवेट लिमिटेड है, इसके नाम से पता चल रहा है प्राइवेट कंपनी है, पर इस पूरे एक्ट के लिए, इस वाले पूरे एक्ट के लिए इसको क्या बोल देंगे हम, पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी, इसको मान लेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है, डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी। उल्टा पुल्टा घुमा के समझाया, नहीं समझ आया। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सीधी सी बात। मतलब ये उल्टा पुल्टा वाला नहीं पढ़ना हमको, ये वाला पॉइंट लिखना है। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, देन प्राइवेट कंपनी इज़ डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। 1% कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर अपने को पढ़ना नहीं है, इसका क्वेश्चन आता नहीं है। और ऑर्डिनरी और वो वाला रेजुलेशन, वो वाला आपके में है नहीं। अब आ जाते हैं सेक्शन 3, आपके में है नहीं। ये आ गया। आप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे ही पूछ सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी के नाम से भी पूछ सकता है। केस स्टडी आती है इसकी खाली, और कुछ नहीं आ सकता। केस स्टडी क्योंकि मुश्किल बनाना आसान होता है, ये बनाना आसान नहीं होता। मुश्किल बनाना आसान होता है। बनाना कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। इसके लिए मुझे एक पेज लेना पड़ेगा। एक पेज लेते हैं। यहाँ पर आते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में। होल्डिंग क्या होता है? पेन नहीं चल रहा मेरा, पेन को क्या हो गया? होल्डिंग को हम डिनोट करेंगे H लिमिटेड और सब्सिडरी को S लिमिटेड। अगर होल्डिंग ने कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन बोले तो कॉम्पोजिशन होता है, जैसे 4-5 चीज़ें को हम अगर मिला देते हैं तो उसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो जैसे ये चारों जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, या फिर 5 बोल देते हैं, है ना, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्पोजिशन बना रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अगर इनका मेजॉरिटी बोल सकते हैं, या तो बोलते हैं कि कंट्रोल करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को
कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो सब्सिडरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडरी और कैसे हो सकती है, और कैसे हो सकती है, और बोले तो या तो ये दोनों में से जो कंडीशन फुलफिल उसमें सब्सिडरी। कंपनी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल हो, या तो टोटल वोटिंग पावर जो है कंपनी की, टोटल वोटिंग पावर, जनरली टोटल वोटिंग पावर को लोग समझते हैं कि ये टोटल शेयर्स हैं, और जनरली होता भी है जब तक वो डिफरेंशियल राइट वाला केस ना हो, जो अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। डिफरेंशियल राइट में क्या होता है कि एक शेयर के ऊपर हम बोल देते हैं 10 वोट है, एक शेयर के बोल देते हैं 20 वोट है। मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, नेता लोग क्या होता है, एक जन को 1 वोट देते हैं, एक जन के लिए 1 वोट होता है, पर कंपनी में ऐसा रूल नहीं है। इसलिए ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि टोटल वोटिंग पावर, नहीं तो टोटल मेंबर्स बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या नाम है, टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर को ध्यान रखें, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा बोलता हूँ, मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन वन हाफ ऑफ अगर टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स मोर देन टोटल वोटिंग पावर का 1/2 से ज़्यादा, तो भी वो सब्सिडरी बन जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहली चीज़ सब्सिडरी को कैसे लिखेंगे, देखो होल्डिंग की जो डेफिनेशन है उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि होल्डिंग वो है जिसके रिलेशन में सब्सिडरी है और उसकी 2-3 सब्सिडरी है, 1-2 से ज़्यादा सब्सिडरी, उसको होल्डिंग बोलते हैं। तो हमें मेन काम फिर क्या याद करना पड़ेगा कि सब्सिडरी बता देते हैं। सब्सिडरी का क्या गेम है, सब्सिडरी का गेम है पेन ही नहीं चल रहा, सब्सिडरी कंपनी। अब इसको किसके रिलेशन में बता रहे हैं, होल्डिंग के, तो ऐसे लिख देंगे इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, या फिर इन रिलेशन टू, होल्डिंग के बारे में अभी नहीं पता ना, होल्डिंग तो बाद में पढ़ेंगे, ये सेक्शन बाद में होल्डिंग के, मतलब होल्डिंग्स के पहले है, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं अदर कंपनी, और अब बाद में बता देंगे दैट इज़ टू से होल्डिंग कंपनी, मतलब वो जो अदर कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है। अब इसके बाद लिखेंगे मीन्स अ कंपनी, देखो ये लाइन अलग हो गई, इन रिलेशन टू अदर कंपनी, जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, ब्रैकेट में बना दो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, या फिर हम लिख सकते हैं अदर कंपनी, है ना, होल्डिंग कंपनी या अदर कंपनी यहाँ लिखा है उस चीज़ को बोल रहा हूँ। इन रिलेशन टू अदर कंपनी दैट इज़ टू से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, पहला पॉइंट कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट और में लगा के कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी। कैसे टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, या तो अकेले या तो 2-3 के साथ मिलके, 2-3 कौन होगी, उसकी सब्सिडरी होगी, ईदर या तो एट इट्स ओन और टुगेदर विद, ईदर या तो अपने से या तो टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ऐसे करके ये पॉइंट। इसके बाद हमें एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है इस वाले पॉइंट्स को समझाने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ऐसे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट जो है आपके में है या नहीं है वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में पहला चीज़ हम बताएंगे कि ये जो हमने बताया है, जैसे इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल पहले देता हूँ फिर उसके बाद ये पॉइंट लिखूँगा। इसको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, नीचे देता हूँ।
ये है एक्स लिमिटेड, ये है एक्स लिमिटेड, है ना। ये है माई बाप, बोले तो होल्डिंग कंपनी। एक्स लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी है। अब इसके नीचे जो है ये इसकी दोनों सब्सिडरी है, बोले तो आर लिमिटेड, एस लिमिटेड, ये इसकी क्या है सब्सिडरी। कैसे कैसे है सब्सिडरी, ये इसमें 51% होल्ड कर रखा है, 51% इसने इसमें 51% होल्ड करा, और इसमें 60% होल्ड कर रखा है, ठीक है, 60% होल्ड कर रखा है। अब आर लिमिटेड है और एस लिमिटेड है। आर लिमिटेड ने यहाँ पे, अब मान लो ये कोई तीसरी कंपनी है, एक्स लिमिटेड, एक्स नहीं, पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड है। ये पी लिमिटेड को क्या करा ना, आर लिमिटेड इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है। और ये एस लिमिटेड, ये यहाँ पे किसी टी लिमिटेड में 54% होल्ड करता है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ये भी सब्सिडरी बन गई। कैसे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे तभी एक पॉइंट लिखा हुआ रहता है कि ईदर एट इट्स ओन, अपने से, या तो टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। देखो इतना तक तो समझ आ रहा है कि वन से एक डायरेक्ट से कंट्रोल हो रहा है, दूसरे से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है। ये हो गया डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है सब्सिडरी, तो होल्डिंग का भी ये हो गया। तो ये इसका रिलेशन इससे क्या हो गया, ये इससे डायरेक्ट सब्सिडरी हो गया। ये तो पहला केस हो गया, ये तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। दूसरी चीज़, ये दोबारा से एक्स लिमिटेड को बुलाते हैं, एक्स लिमिटेड, ये होल्डिंग है, इसके फिर से एक आर लिमिटेड, एक एस लिमिटेड, इसमें 51% और इसमें 60% होल्ड है। अब ये एक और कंपनी है यहाँ पे टी लिमिटेड, और इसके अंदर आर लिमिटेड ने 25% होल्ड कर रखा है, और इसमें एस लिमिटेड ने 26% होल्ड कर रखा है। 25% भी होल्ड कर रखा है और इसने 26% होल्ड कर रखा है। तो अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार, टुगेदर एट इट्स ओन भी नहीं है, अपने से तो कुछ पकड़ ही नहीं रखा इसके अंदर, और जो इसके सब्सिडरी है उसने खाली 25% या तो 26% पकड़ा है। तो ऐसा नहीं है, टुगेदर मतलब साथ में, इन दोनों का जोड़ के देखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 51% हुआ, 51% हो गया, तो ठीक है भाई, अब ये सब्सिडरी हो गई इसकी, अब ये सब्सिडरी हो गई। बेशक से अकेले वाले बंदे ने करा हो, जैसे हमने यहाँ देखा, अकेले ही इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रखा था, अकेले ही इसने 54% होल्ड कर रखा था, तो ये पूरा था। पर अगर साथ में भी ये दोनों मिल के भी इसके अंदर कुछ कंट्रोल करते हैं 50% से ज़्यादा, तो भी हो जाएगा ये। और ये वाला केस खाली इसी वाले में होगा, डायरेक्टर थोड़ी होगा कि आधा डायरेक्टर ये होल्ड कर रहा है, आधा ये, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इस वाले केस में ही होगा। और एक केस और क्या हो सकता है, एक्स लिमिटेड है, ये पी लिमिटेड के अंदर होल्ड करता है 60%, और एस लिमिटेड के अंदर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, क्यों है लिमिटेड, क्यू लिमिटेड। तो इसके अंदर क्या करता है ना कि ये 30% होल्ड करता है। अब देखो ऐसे ऐसे देखने में तो क्या लग रहा है कि ये इसकी एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि 20% या फिर उससे ज़्यादा है ना, तो 20% या उससे ज़्यादा तो एसोसिएट हो जाता है। तो पर एसोसिएट अभी तक लग रहा है, पर अगर एस लिमिटेड भी इसके अंदर 20% होल्ड कर ले तो, और ये भी इसके अंदर 10% होल्ड कर ले तो अब इन तीनों का जोड़ के देखेंगे कि 30, 20, ये 60% हो गया टोटल। जैसे ही 60% हुआ, हाँ ये सब्सिडरी हो गई, फिर ये भी सब्सिडरी हो गई। अब मान लो इसने तो 30% कर रखा है, इसने 20% कर रखा है, और ये आए और इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है ना कॉम्पोजिशन पूरा कंट्रोल कर ले, तब भी ये एक्स लिमिटेड का वो रहेगा होल्डिंग। बेशक से ये पी लिमिटेड का भी हो जाएगा, मतलब सब्सिडरी हो जाएगा, ये क्यू लिमिटेड पूरा एक्स लिमिटेड का ही सब्सिडरी माना जाएगा। बेशक से इसका भी माना जाएगा, पर वो अलग चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की हो गई। पी लिमिटेड की सब्सिडरी तो बनी गई, पर ये सब्सिडरी की सब्सिडरी है, इसलिए एक्स लिमिटेड की भी सब्सिडरी हो गई। ये केस हुआ।
और एक और चीज़ देखा जाए तो इसी के ऊपर ये वाला जो पॉइंट था ना, सबसे पहला वाला पॉइंट तो असलियत में इसी के ऊपर है कि अगर ये सब्सिडरी ने ही सब कुछ होल्ड कर लिया, सब्सिडरी ने ही सब कुछ होल्ड कर लिया तो उसी को मान लेंगे। तो ये अगला पॉइंट हमारा क्या है एक्सप्लेनेशन में कि अ कंपनी, एक जो कंपनी है शॉल बी डीम्ड, इधर देखो डायरेक्टली लिख रहा है, इधर डीम्ड बोल रहा है क्योंकि असलियत में तो वो उसकी है, उसकी सब्सिडरी है, पर डीम्ड कर लिया जाएगा कि सब्सिडरी हो गई। डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी शॉल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। इवन, इवन क्यों आया है, क्योंकि चाहे, इवन इफ इट इज़ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स रेफर टू इन सेक्शन सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ऐसे करके 1 और 2 में जो लिखा हुआ है वो, इवन इफ इट इज़ कंट्रोल्स रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 सब क्लॉज और सब क्लॉज 2 ऑफ दिस एक्ट इज कंट्रोल्ड by subsidiary of such holding company। इसको अब याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको सिंपल याद करना है कि कोई घुमा के दे रखा है, पर सीधा सीधा क्या है कि अगर कोई सब्सिडरी है किसी होल्डिंग की, अगर कोई सब्सिडरी है किसी होल्डिंग की, अगर कोई सब्सिडरी है और ये किसी और को अपना सब्सिडरी बना ले, सब्सिडरी बनाने के क्या 2 रास्ते हैं, या तो वो BOD को कंट्रोल कर ले, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल कर ले, तो सब्सिडरी बन जाएगा। अगर ये कंपनी इसको सब्सिडरी बना लेगी तो ये इसकी भी सब्सिडरी हो जाएगी। ये कहना चाहता है इसमें सिंपल मतलब कि एक कंपनी जो है वो डीम कर ली जाएगी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी मान लेंगे, चाहे बेशक से जो कंट्रोल 1 और 2 में लिखे है ना, एक में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे में लिखा है वो 50% से ज़्यादा, बोले तो 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर से ज़्यादा, तो उस वाले एक्ट में, इसी वाले एक्ट में अगर वो सब्सिडरी कंपनी भी पूरा कर दे, कैसे, ईदर एट इट्स ओन सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी 1 और मोर, मतलब जैसा अभी हमने पढ़ा एक भी कर सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा कि एक भी कर सकता है पूरा, और हमने देखा 2 मिलके भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ऐसे करके। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है एक्सप्लेनेशन में, दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन में ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कि हमने खाली सुना तो है कि कॉम्पोजिशन कंट्रोल है, पर उसका मतलब क्या है कि हम रिमूव कर सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं, क्या मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो इसको बोल देंगे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सब्सिडरी, और सब्सिडरी समझ आ गया तो सब चीज़ समझ आ गया, होल्डिंग भी समझ आ जाएगा। होल्डिंग का डेफिनेशन क्या है, होल्डिंग का डेफिनेशन है मरा हुआ डेफिनेशन है, कुछ मतलब नहीं है उसका। होल्डिंग का डेफिनेशन है इन रिलेशन टू सब्सिडरी कंपनी, जैसे ऊपर लिखा था इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, इन रिलेशन टू सब्सिडरी कंपनी, या फिर बोल सकते हैं इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दैट इज़ टू से सब्सिडरी कंपनी, दैट इज़ टू से सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी हैज़ 1 or more of सब्सिडरी कंपनी। बस वैसे ही कभी नहीं आता, होल्डिंग कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछता, सब्सिडरी कंपनी के बारे में पूछता है खाली। सब्सिडरी कंपनी का बड़ा डेफिनेशन है ना, इसलिए। अब एक चीज़ होती है एसोसिएट कंपनी, देखो देखो देखो, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये 0%
ये 100%, ये 50%, ये 20%। वैसे 20% कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा, अब लिख दिया है। पहले क्या था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखा रहता था। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों ने मान लिया 20%, तो गवर्नमेंट ने बना दिया 20%। तो अगर 0 से लेके 19% तक होल्ड करते हो तो उसको बोला जाता है इन्वेस्ट कर रखा है आपने। क्या बोला जाता है, इन्वेस्ट। लेकिन अगर 20 से, ये चीज़ देखो, 20 से 21 से नहीं, 20 से 20% से लेके 50% तक, नेट 50% तक, 50.1 हो गया तो सब्सिडरी बन गई। पर 50% तक 20 से लेकिन एग्जैक्ट 20 से 50% तक क्या माना जाता है उसको, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी बोला जाता है उसको। और 50.1 हो गया, 0.1 भी हो गया, 50.1, वहाँ से लेके आगे जितना भी, उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। ये है मेन गेम। तो इसकी डेफिनेशन में अभी तक वही है कि इन रिलेशन टू अदर कंपनी, सच कंपनी विच हैज़, इन रिलेशन टू अदर कंपनी द अदर कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। और सच अदर कंपनी इज़ नॉट सब्सिडरी, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, 20% से ज़्यादा कितना भी, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या डाल दिया कि नॉट अ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी की डेफिनेशन पूरी नहीं करनी चाहिए, बस ये वाली बात बोल दी। तो इतना चीज़ तो हमारा हो गया। होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हो गया। यहाँ से होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। ये वाले पॉइंट को काट देना क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आता। ये वाले पॉइंट्स है तो आपके में, हाँ, तो जो मैंने लिखवाया है वो लिखना, ये सब मत लिखना। ये कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी लिख सकते हो। ये छोटा सा पॉइंट है, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, पर उसका क्वेश्चन नहीं आता उससे रिलेटेड। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो इसको भी पब्लिक कंपनी ही बोल देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। एसोसिएट कंपनी में देखो अभी तक एक चीज़ लिखा रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये मेन वर्ड है, इसको छोड़ दोगे तो सारे चीज़ कट जाएंगे। और इसका मतलब भी अब डाल दिया है कि एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20%। देखो यहाँ पे एटलीस्ट 20% लिखा है, मतलब 20% तो होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन वन हाफ से ज़्यादा। वहाँ पे इक्वल का बात ही नहीं आया। एटलीस्ट में क्या, एटलीस्ट का मतलब देखो ये होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ये कि इक्वल भी होना चाहिए और उससे ज़्यादा जितना भी हो, ज़्यादा जितना भी हो और इक्वल हो। लेकिन मोर देन का मतलब सिर्फ ये, इक्वल की बात ही नहीं है, इक्वल की बात ही नहीं, खाली ज़्यादा ही होना चाहिए। चाहे 1% ज़्यादा हो, चाहे 0.1% ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अंदर ये चीज़ लिख देना कि जॉइंट वेंचर नहीं आता इसके अंदर। दिस डज नॉट इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। नहीं, दिस इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी, दिस इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। अब कैपिटल के बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे देखो ये चीज़ है, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, और जो अनलिस्टेड होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे अनलिस्टेड नहीं होती है, बस ये मतलब है। और इसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, चाहे जो कंपनी है। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्ट हो गई तो वो फिर लिस्टेड कंपनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में क्या हमने देखा है कि रिस्ट्रिक्ट होता है। क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट होता है कि ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते शेयर। और स्टॉक पे क्या होता है, उस पर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज ऐप वगैरह आती है, डीमैट अकाउंट आता है, उसमें डीमैट अकाउंट बनता है। उसमें क्या होता है कि किसी की भी कंपनी के शेयर खरीदो, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो फिर उसको बेच भी सकते हैं, तो कोई और भी खरीद लेगा, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसफ़र को, अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसफ़र को ये वाला पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही है ट्रांसफ़र को, तो ये तो यहाँ पे फिर लिस्टेड कंपनी बन ही नहीं सकती।
तो प्राइवेट कंपनी के अंदर ये एक्सेप्शन आ जाता है, प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्ट ही नहीं हो पाएगी। हो तो सकती है पर इस चीज़ के लिए, शेयर के लिए नहीं हो सकती, और किसी सिक्योरिटी के लिए हो जाएगी। जैसे कि डिवेंचर के लिए हो सकती है ना, डिवेंचर के लिए हो सकती है, और भी हो सकती है, बॉन्ड के लिए हो सकती है, पर इन सब चीज़ के लिए नहीं हो सकती, शेयर्स के लिए नहीं हो सकती। तो उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी एज़ पर द डेफिनेशन, इसका मतलब है जो कि सिक्योरिटी लिस्ट कर रखी है अपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, विच हैज़ एनी, कोई सी भी सिक्योरिटी जिसने लिस्ट कर दी स्टॉक एक्सचेंज पे वो बन गई लिस्टेड कंपनी, प्रोवाइडेड दैट वो क्लास ऑफ कंपनी जो है वो लिस्ट हो या इंटेंडेड टू लिस्ट हो सिक्योरिटी को। मतलब कि देखो अब वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती इसमें, मतलब कि वो कैसे ज़बरदस्ती कैसे होगी कि सेबी जो होगा ना, सेबी से कंसल्ट करो, सेबी बोलेगी तो तुम लिस्ट हो जाओगे। सेबी से कंसल्ट करें और तुम्हारे पास नहीं है। देखो जैसे इसका मतलब कैसे समझाऊँ मैं, वो जो क्लास ऑफ कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, कि वो जो क्लास ऑफ कंपनी लिस्ट होना चाहती है, क्लास ऑफ कंपनी बोले तो जैसे क्लास ऑफ कंपनी हो गई, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक होती है ओपीसी, और होती है हमारे पास ओपीसी के अलावा क्या क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, वो वाली जो ये हुई क्लासेस कंपनी की। तो अगर वो क्लास ऑफ कंपनी लिस्ट होने लायक है तो लिस्ट कर देंगे। और इस चीज़ के बारे में बोला है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पूछ लेना, लेकिन कंसल्ट लिखा हुआ ना यहाँ पे, इन कंसल्टेशन विद सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज, पर इन्होंने कुछ बोला ही नहीं आज तक। तो क्या बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज से पूछ लेना, पर लास्ट में क्या बोल देते हैं कि देखो अभी तक इसमें कुछ बताया नहीं है, इसलिए जो इसमें सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज के एक्ट में लिखा है वही फॉलो कर लेना। और सिक्योरिटी का मतलब हमें पता ही है, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, ये सारे होते हैं सिक्योरिटीज़। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या, जो लिस्ट नहीं है, जो लिस्ट नहीं है वो अनलिस्टेड, जो लिस्ट नहीं है वो अनलिस्टेड। अदर कंपनी बोले तो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का कंपनी का मतलब जिसके 51% मतलब मिनिमम 51% जो है वो गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो भी उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी को याद करना सिंपल चीज़, इट मीन्स एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। हमने बॉडी कॉर्पोरेट में एक डेफिनेशन पढ़ा था, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या था कि इट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी, मतलब सब कुछ। तो इसके अंदर क्या लिखा है फॉरेन कंपनी के अंदर कि ये कोई सी कंपनी भी हो सकती है, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है जो आउटसाइड इंडिया बनी। आउटसाइड इंडिया तो बनी, जैसे अमेजोन आउटसाइड इंडिया बनी, पर अब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ऑनलाइन है बेसिक से, ऑफलाइन नहीं है, लेकिन है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे अपने से, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसके 4 पॉइंट बन गए, 4 नंबर में है चारों पॉइंट। हैज़ प्लेस ऑफ इंडिया वेदर बाई इट सेल्फ, हैज़ प्लेस ऑफ इंडिया थ्रू एन एजेंट, हैज़ प्लेस ऑफ इंडिया फिजिकली, और हैज़ अ प्लेस ऑफ इंडिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मोड। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में कर लो सब चलेगा। अब एक ये आ गया हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कहाँ गया सेक्शन 8 कंपनी। ये तो 1921 आ गया, मिल गया। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब वो कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बनी हो। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे याद करेंगे। मतलब सारे स्कूल में क्या होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, स्पोर्ट्स होता है, और ये सारी किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, है ना। तो एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और स्पोर्ट्स, ये चीज़ हो गई। और इधर एक और चीज़ आ गई। अब ये स्कूल के बाहर निकल के और चीज़ें,
कि सोशल वेलफेयर करना है, लोगों की मदद, पूजा पाठ, रिलीजन, चैरिटी, लोगों की मदद, इन्वायरमेंट की मदद, रिसर्च, ये स्कूल के अंदर ही आ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ कैसे याद करेंगे कि अगर ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो कंपनी फॉर्मेशन हुई है कंपनी का चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ये एनपीओ की बात नहीं हो रही। एनपीओ जो होता है ना, एनपीओ का मतलब तो बहुत बड़ी चीज़ है। एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मतलब बहुत बड़ी चीज़। एनपीओ के अंदर ही एक छोटा पार्ट है, ये है सेक्शन 8 कंपनी। तो एनपीओ के अंदर एक ही छोटा सा पार्ट है सेक्शन 8 कंपनी का, पर इसमें भी सेम वही वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ये अपने प्रॉफिट को और किसी चीज़ में नहीं लगा सकते, डिविडेंड नहीं बांट सकते मेंबर को, तो वही वाली चीज़ें हैं। पर इसका देखो पहला पॉइंट हमें याद क्या करना है, फॉर्म्ड विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब बना हो किससे, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से। और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा कि एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर अब 5 चीज़ें जो है हमारे वो आगे लिख देंगे, क्या क्या है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, है ना। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी बाहर की चीज़ें, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये चीज़ तो हमें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि अपना जो प्रॉफिट है, अप्लाई इट्स प्रॉफिट ओनली फॉर प्रमोशन ऑफ अपना ऑब्जेक्ट, ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब अपनी जो ऑब्जेक्ट है ना उसी का खाली प्रमोशन के लिए अपने प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये कहना चाहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते मेंबर में। डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन या फिर अमंग मेंबर्स। और एक 5वां पॉइंट ये है कि जब ये कंपनी जाता है ना, ये बंदा गया अपना पेज लेके कि ये मेरा सेक्शन 8 कंपनी बना दो, तो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी बना देगी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को तो सब्सिडरी वगैरह मिलती है ना, सब्सिडी वगैरह। तो उसके लिए क्या करती है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इसको देती है, एक लाइसेंस देती है। तो लाइसेंस देते टाइम ना इनके ऊपर कोई भी कंडीशन लगा सकती है कि भाई तू खड़े होके नहीं रहेगा, तू बैठ के नहीं रहेगा, तेरी कंपनी में 4 ही लोग काम करेंगे, ऐसे कोई सी भी कंडीशन लगा देगा। और बाद में अगर ये कंडीशन इन्होंने तोड़ दी, तो इनका जो है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी बंद कर देंगे, बोलेंगे चलो भाई ख़त्म, अब तेरे को ये कंपनी नहीं मिलेगी, ऐसा करके बोल देगा। लेकिन अब देखो सेक्शन 8 कंपनी हमने पढ़ तो ली, पर अब ये प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करें। ये इसके लास्ट में क्या लगाएं हम, इसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाएं, क्या लगाएं, तो इसके पीछे ना कुछ नहीं लगता। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि कुछ नहीं लगाना है इसके पीछे। पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना रजिस्टर तो कर लेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है वैसे ये, लेकिन इसके लास्ट में कोई सा नाम नहीं लगेगा, ना लिमिटेड लगेगा ना प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। और ये रजिस्ट्रार के पास इसको फाइलिंग भी करानी पड़ेगी, सीजी कोई सी कंडीशन भी डाल सकती है, लेकिन इसको ट्रीट करा जाए, देखो नाम के लास्ट में लगेगा प्राइवेट लिमिटेड, पर इसको ट्रीट करा जाएगा कि प्राइवेट कंपनी की तरह है, ठीक है, ट्रीट करा जाएगा। और एक जो फर्म है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि एक जो फर्म होता है, मतलब बोले तो पार्टनरशिप फर्म, इसको याद कर लो। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको, पार्टनरशिप फर्म को हम जो है ना वो मेंबर बना सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। अभी तक हमने अल्ट्रेशन ऑफ एमओए और एओए नहीं पढ़ा। तो अल्ट्रेशन जब हम करते हैं ना एमओए और एओए का, जब हम अल्ट्रेशन करते हैं एमओए और एओ का, बोले तो जब हमें कुछ उसके अंदर चेंज करना होता है, मतलब कंपनी के रूल्स के अंदर हमने, मतलब सिंपल बोल रहा हूँ कि कंपनी के अंदर जो रूल्स होते हैं उसके अंदर हमें चेंज करना है, वो कैसे हो सकते हैं, एओए से और एमओए से। एमओए बोले तो मेमोरेंडम, एओए बोले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सेक्शन 13 और 14 को फॉलो करते हैं, एमओए के लिए 13 और एओए के लिए 14। पर इसमें खाली इतना ही नहीं करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोला है लाइसेंस देके, तो इसमें एक बार सीजी से भी पूछ लो, तब जाके कुछ चेंज करो, ठीक है। सीजी मतलब बोले तो अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन अप्लाई सेक्शन 13 और 14 फॉर द अल्ट्रेशन, ऐसे करके। और इसमें अगर आपको इस कंपनी को किसी और कंपनी में बदलना है,
किसी और कंपनी में मतलब बोले तो जैसे प्राइवेट कंपनी बनानी है या पब्लिक कंपनी बनानी है, तो इसको क्या करेंगे ना कि उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब 75% से ज़्यादा आपको वोट, 75% से, क्या हो गया पेन को, 75% से ज़्यादा आपको वोट चाहिए। मतलब 1/3, 1/4, 3/4, 75% से ज़्यादा आपके पास बंदे होने चाहिए, तब आपका माना जाएगा कि ठीक है। अब हम इसको चेंज कर देंगे, 75% से ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा 75% पे नहीं बनता, 75% से ज़्यादा। जैसे ये देखो यहाँ पे आ गया, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करेगा, अपने प्रॉफिट को प्रोहिबिट है, डिविडेंड नहीं देगा मेंबर को। और एग्जांपल इसका क्या है, FICICI, और ये पता नहीं क्या क्या है, मेरे को नाम नहीं पता, CII। सेक्शन 8 जो होती है वो अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि रजिस्टर करती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, कंपनी को, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड, जो ऊपर बताया वही चीज़। रजिस्ट्रार को, इस रजिस्ट्रार के पास हर चीज़ में जहाँ पे भी इनकॉर्पोरेशन की बात है, एक पॉइंट डाल दो कि रजिस्ट्रार के पास इसको फाइल करना है। आपके में दिन नहीं है, इंटर में आके दिन भी हो जाते हैं कि 30 दिन में फाइल करना है, 15 दिन में फाइल करना है। मेजरली 30 दिन होता है, पर अभी आपके में दिन वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट खाली लिख देना रजिस्ट्रार को जाके फाइल कर देना, जो भी करना। लाइसेंस कब रिवोक कर लेगी, अगर जो उसने कंडीशन लगाई है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस को ना ऐसे याद करना, मैं एक चार्ट भेजूँगा, उसको देख के याद करना। मैं उस चार्ट के बारे में कैसे बताऊँ, हाँ यहाँ पे बना देता हूँ। कॉन्ट्रावेंशन कर दिया आपने कुछ। कॉन्ट्रावेंशन मतलब ये जो आपका सेक्शन 8 है, इसको अंदर आपने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, गड़बड़। तो अगर आपने गड़बड़ करी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम आपका लाइसेंस ही छीन लेंगे। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कर देंगे, मतलब लाइसेंस ही ले लेंगे, और साथ साथ पनिशमेंट भी देंगे। देखो ये तो ऊपर से बहुत कम लग रहा है कि लाइसेंस छीन लेंगे, पनिशमेंट दे देंगे, है ना, पर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के अंदर 3 पॉइंट और है। मतलब लाइसेंस तो छीनेंगे, साथ साथ और क्या करेंगे, लाइसेंस छीनने के बाद वो कंपनी तो रहेगी, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना उस कंपनी का। लाइसेंस ही तो लिया है, बिल्डिंग तो बनी हुई है, तो क्या करेंगे ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, या तो प्राइवेट लिमिटेड में, या तो लिमिटेड कंपनी में, या फिर क्या करेंगे, इसको अमालगमेट कर देंगे। अमालगमेट का मतलब जोड़ देंगे किसी और कंपनी के साथ, कि दूसरी कंपनी को बोलेंगे ले तो इसको खा ले। कैसी कंपनी से लेकिन करेंगे, जो सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी होगी। जैसे स्कूल है, हमने खोला था, तो स्कूल को ही बोलेंगे कि इसको खा ले। सेक्शन 8 कंपनी, सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी को बोलेंगे कि चल भाई इसको ले जा। अमालगमेशन विद सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी कर देंगे। या फिर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि हम उसको वाइंड अप कर देंगे। देखो, या तो दूसरी कंपनी के साथ मिला देंगे, या तो उसको प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी बोल देंगे, या तो बोल देंगे कि तेरा आप कर देंगे वाइंड अप। तेरा कर देंगे हम वाइंड अप। और देखो, वाइंड अप होने पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़िया है, वाइंड अप हुआ और प्रॉफिट वगैरह है, मतलब सरप्लस है। सरप्लस को हम क्या करेंगे, सरप्लस का कुछ तो करना पड़ेगा, तो या तो हम उसको सिमिलर कंपनी को दे देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, सिमिलर कंपनी को नहीं देंगे और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में डाल देंगे। ये वाली चीज़ नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, ये वाली याद कर लो। सिमिलर कंपनी को हम दे देंगे उसका सरप्लस जो भी होगा। अब पनिशमेंट के अंदर देखो थोड़ा सा और डिटेल है। कंपनी को कितना पनिशमेंट लगेगा, 10 लाख से 1 करोड़ का पनिशमेंट। और ऑफिसर जो डिफ़ॉल्ट करा हुआ, जिसकी वजह से ये गलती हुआ, जिसने उस रूल को तोड़ा, उसको 25,000, ऑफिसर को 25,000 से लेके 25 लाख तक का जुर्माना लग जाएगा। और उसके ऊपर फ्रॉड का केस भी डाल देंगे अंडर सेक्शन 447 वाला। ये लिखा हुआ है आपके में, देखते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस लिखा हुआ है खाली, पेनल्टी और हाँ लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है। 25% ये 25 लाख 25 लाख सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ आप ये वाला चार्ट याद कर लेना, मैं आपको भेज दूँगा।
ये लिख रखा है सिग्निफिकेंट पॉइंट। अगर इसमें से याद करोगे तो ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था पूरा पूरा। पर अगर नहीं याद करोगे तो ऊपर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो जो भी चीज़ है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें भी। फॉर्मेशन जैसे, हाँ देखो ये सही चीज़ लिखा है, टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, ये है टाइप ऑफ कंपनी वगैरह लिखा हुआ है, ये बढ़िया चीज़ है, इसमें से याद कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी, इसका क्वेश्चन आया था पिछली बार डोरमेंट कंपनी का, ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता, अभी पढ़ के बताता हूँ। डोरमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जो फॉर्म और रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के अंदर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या उसको एक एसेट पकड़ा दिया है, या फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते गुडविल या फिर ट्रेडमार्क या फिर कुछ पकड़ा दिया है, और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसके अंदर नहीं हो रही, ऐसी रखी हुई है कंपनी, ऐसी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। और उसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दिया जाता है इस मैनर में जिसमें लिखा होता है सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, में जैसा प्रेस्क्राइब कर रखा है उस मैनर में उसका एप्लीकेशन दे देंगे, है ना। प्रेस्क्राइब क्या कर रखे हो तो रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल है नहीं सिलेबस में तो रूल पढ़ेंगे ही नहीं, खाली लिख देंगे कि इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। मतलब डोरमेंट कंपनी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक कंपनी लेनी है, एक कंपनी फॉर्म करनी है जिसको इस एक्ट में रजिस्टर्ड करना है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर उसको एक एसेट पकड़ा देना है, या फिर एक एसेट पकड़ने के लिए, या फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पकड़ने के लिए, या फिर जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो। तो चार चीज़ें हो गई ना इसमें, कि एक कंपनी को बनाया, एक कंपनी के अंदर क्या क्या होगा, तो वो डोरमेंट कंपनी उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया तो वो एसेट होल्ड करती है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाया तो, या फिर उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती तो। ये चार चीज़ और है बीच में, मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इसमें से अगर कुछ भी हुआ यहाँ पे एंड है, मतलब ये तीन, और साथ में अगर ये हो गया मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट और उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं, एसेट होल्ड करता है कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तब उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोल देते हैं। और इसके लिए हमें आरओसी को फाइल करना पड़ता है और उससे स्टेटस लेना पड़ता है कि हम अब डोरमेंट कंपनी हैं। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, इसका मतलब कि एक कंपनी जो बिज़नेस ही नहीं कैरी कर रही, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रही, और उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल से उसने कोई काम नहीं करा, और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करा, उसने एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करा 2 साल से, तो इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी, मतलब एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव कंपनी मतलब एक्टिव नहीं है, बस सिंपल। तो इनएक्टिव कंपनी का यहाँ पे जिक्र करा था। इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट बना सकते हैं, इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट बना सकते हैं, उसके लिए हमें आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। वैसे ही वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या तो एसेट होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, और साथ साथ उसमें कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही, जैसे कि इनएक्टिव कंपनी में नहीं होती, जैसे कि इनएक्टिव कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, और उसने पिछले 2 साल से कुछ फाइल नहीं करा, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना एनुअल रिटर्न, ना कुछ भी नहीं फाइल करा, तो उसको इनएक्टिव कंपनी बोल देते हैं। और डोरमेंट कंपनी बोलते हैं जिसने साथ साथ कुछ उसको पकड़ा रखा है, जैसे प्रोजेक्ट होल्ड करने के लिए पकड़ा रखा है, या एसेट होल्ड करने के लिए पकड़ा रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए पकड़ा रखा है, तो ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहते हैं। पर इनएक्टिव तो वो पहले हो जाती है, डोरमेंट बनने के लिए उसको स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए, डोरमेंट का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आरओसी से उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और उसको लेना पड़ेगा स्टेटस कि भाई मुझे बना दो, डोरमेंट कंपनी बना दो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक जिक्र हुआ था, उसके बारे में नीचे बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ़ीस नहीं दे रहा भाई रजिस्ट्रार को, वो बंदा अपना, बताओ कंपनी काम नहीं कर रही हो, फीस क्यों देगा। पेमेंट मेड बाय इट टू द फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कोई सी पेमेंट नहीं फुल दे रहा हूँ एक्ट को पूरा करने के लिए, शेयर्स नहीं दे रहा वो किसी को, पेमेंट नहीं दे रहा मेंटेनेंस के लिए, ऑफिस के और रिकॉर्ड्स के लिए, तो ये सारी चीज़। अब निधि कंपनी का मतलब होता है सोसाइटी जिसमें आपने खुला है, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ा ऊपर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अंदर है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरी होती है कि ये घर वाली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी,
पैसे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक होती है निधि कंपनी, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है कि अपने मेंबर से पैसे लेती है और अपने मेंबर को पैसे देती है, अपने मेंबर से पैसे लेती है, अपने मेंबर को पैसे देती है। जैसे कि आप अभी सोसाइटी खुलवाए हो, उसके अंदर है क्या कि आप सोसाइटी को पैसे दे रहे हो और ये आपको बेनिफिट देगा, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट देगा। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी वर्ड है। ये इसका मतलब तो मेरे को भी नहीं पता था आज तक, मैं खुद ढूंढ रहा था, अभी मिला है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करती है कि कौन निधि होगी, म्यूचुअल होगी, बेनिफिट सोसाइटी होगी। एज द केस में भी निधि कंपनी जो होते हैं मेनली बनाया जाता है थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमोंग इट्स मेंबर। जैसे कि आप कभी भी वो पढ़ोगे सोसाइटी का बोर्ड, उसमें लिखा रहता है जैसे इसमें लिखा हुआ है एम्स कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड सेविंग सोसाइटी, ऐसे करके लिखा हुआ है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, IDFC को इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, स्पेसिफाइड कंपनी जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो है उसको बोलते हैं। ये सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कटी पिटी मारो। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोमोटर्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हाँ ये बढ़िया चीज़ है। प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी को बनाता है। चलो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको मैं छोटा करके भेजूँगा दूसरा।